गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा। इससे पहले हमने किडनी की मैलिग्नेंसी देखी थी, रीनल सेल कार्सिनोमा। उसके बाद यूरोसर्जरी में एक बड़ा जो मैलिग्नेंसी है किडनी के बाद वो आता है यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा। मैंने मैलिग्नेंसी के चैप्टर में बताया था किडनी में कि जब भी कोई मैलिग्नेंसी बनती है तो हमको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से अराइज हो रही है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर में जो हमारी मैलिग्नेंसी है, जो ट्यूमर है, वो अराइज होगी जो वहाँ का म्यूकोजा है, जहाँ जो एपिथेलियम है वहाँ से। तो उसको यूरोथेलियम भी बोलते हैं, जो हमारा ट्रांजिशनल सेल जो म्यूकोजा है उसको। तो दे आर यूरोथेलियल ट्यूमर्स। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन 95% ऑफ ऑल मैलिग्नेंसी इन द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर में मैलिग्नेंसी होती है उसमें से 95% केसेस में वो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ही होता है। ठीक है, बाकी की ट्यूमर जो है वो अराइज फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, देयर एंजियोमा, मायोमा, फाइब्रोमा, सार्कोमा। ठीक है, तो ये जो एंजियोमा, मायोमा, फाइब्रोमा, सार्कोमा है वो बहुत ही 5% केसेस में वो सब आते हैं। 95% केसेस आर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। एग्ज़ाम में अलग से डायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब अबाउट ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा या फिर डिस्क्राइब अबाउट यूरोथेलियल ट्यूमर्स। तो कंफ्यूज मत होना, वो ट्यूमर्स इन यूरिनरी ब्लैडर ही होगा। ठीक है, तो ट्यूमर्स इन यूरिनरी ब्लैडर, यूरोथेलियल ट्यूमर्स, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा वो सब सेम है। ठीक है, अब ये जो ट्यूमर्स है वो मोस्टली मैलिग्नेंट होती है। बिनाइन ट्यूमर जो है वो बहुत ही रेयर होती है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, जब तुमको पूछते हैं ट्यूमर तो उसमें बिनाइन ट्यूमर भी आते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर भी आते हैं। ठीक है, तो बिनाइन और मैलिग्नेंट क्या है वो तुम सब पैथोलॉजी में अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, तो उस पर मैं ज़्यादा बनी वो बता रहा तुमको। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन आता है ट्यूमर्स, यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट बिनाइन एज वेल एज मैलिग्नेंट। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा पूछा गया कि ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, तो तुमको सिर्फ बताना है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा के बारे में। ठीक है, अब जो ट्यूमर्स है वो दो तरह के यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी मतलब जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर का अंदर का पूरा वॉल है, वॉल में से कहीं से अराइज होंगे। ठीक है, और सेकेंडरी मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर के आसपास में जो बहुत सारे ऑर्गन्स है उसकी कोई मैलिग्नेंसी हो वहाँ पे स्प्रेड हुई हो, तो वो होती है सेकेंडरी ट्यूमर्स। तो प्राइमरी ट्यूमर्स होती है मेरे ब्लैडर में ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब जो एडिनोकार्सिनोमा है वो उसके साथ कंजेनिटल एनोमली एसोसिएटेड होती है। जैसे जो हमने बताया था कि जो यूरेकस होता है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, वो ऑब्लिटरेट नहीं होता है तो बाद में वहाँ पे ट्रैक बन जाता है यूरेकल साइनस, तो उसमें एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। जो एक्स्ट्रोफी ब्लैडर होती है, हमारा पहले छोटा सा टॉपिक आया था एक्टोपिया वेसिका, एक्स्ट्रोफी ब्लैडर, तो ये सब के इन सब केस में साथ में एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जब भी पेशेंट को स्टोन होता है, स्टोन की वजह से इरिटेशन होता है, जब कभी म्यूकोजा पे इरिटेशन होता है तो वो लॉन्ग टर्म जाके उसको ऐसा कार्सिनोजन एक्ट करता है और वहाँ पे मैलिग्नेंसी बनती है, वहाँ पे ट्यूमर बनती है। ठीक है, तो प्राइमरी ट्यूमर्स से ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा जो मोस्ट कॉमन है, एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा के साथ कंजेनिटल एनोमली जैसे कि जो यूरेकल साइनस, जो परसिस्टेंट यूरेकस रहता है वो, एंड एक्स्ट्रोपी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वो एसोसिएटेड होती है। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में यूरिनरी ब्लैडर स्टोन होगा, इरिटेशन करेगा तो वहाँ पे ट्यूमर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब सेकेंडरी ट्यूमर से जैसे मैंने बताया था कि प्राइमरी मैलिग्नेंसी होती है यूट्रस में, रेक्टम में, सिग्मोइड कोलन, प्रोस्टेट और ओवरी। ये सारे जो ऑर्गन है वो यूरिनरी ब्लैडर के आसपास में होते हैं। तो वहाँ की जो मैलिग्नेंसी है, अगर वहाँ पे प्राइमरी ट्यूमर है, ये सब ऑर्गन जो मैंने अभी बोले यूट्रस, रेक्टम, सिग्मोइड, प्रोस्टेट और ओवरी, तो वहाँ की जो मैलिग्नेंसी है वो लोकल स्प्रेड होता है, उसका डायरेक्टली टच से लोकल स्प्रेड होगा।
तो वो स्प्रेड होते हैं तो वहाँ पे भी ट्यूमर बनती है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये होती है सेकेंडरी ट्यूमर्स। प्राइमरी मेलिग्नेंसी इन दिस ऑर्गन स्प्रेड्स वेरी फास्ट टू यूरिनरी ब्लैडर बाय लोकल स्प्रेड। ठीक है, तो ये हो गए सेकेंडरी ट्यूमर्स। हमको सिर्फ जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सीखना है वो है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा के बारे में। ठीक है, तुमको एग्जाम में अगर ब्लैडर की मेलिग्नेंसी पूछी गई तो तुमको ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा के बारे में ही लिखना है। ठीक है, जो उसके स्टेजिंग है वो भी सब ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा के बेस पे किए गए हैं, और ट्रीटमेंट जो है वो तो सब में सेम ही होगा। एडिनोकार्सिनोमा होगा या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा, ट्रीटमेंट तो तीनों में सब में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ पैथोलॉजिकल वेरिएशन है। अब ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, यही एक टाइप है जिसके बारे में हमको ज़्यादा जानना है। बाकी सब एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, सेकेंडरी कार्सिनोमा, सेकेंडरी मेलिग्नेंसी, उन सब बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, 95% ऑफ केसेस। स्मोकिंग, 40% पेशेंट हैविंग दिस कॉज। स्मोकिंग जो है वो बहुत ही मोस्ट प्रिवेलेंट कॉज है यूरिनरी ब्लैडर का मेलिग्नेंसी होने के लिए। पेशेंट आएगा एक 60-70 ईयर का मेल पेशेंट, स्मोकिंग मेल्स ज़्यादा करते हैं तो ऑब्वियस है कि मेल में ये मेलिग्नेंसी ज़्यादा होगी। तो स्मोकिंग की हिस्ट्री है पेशेंट की, पेशेंट को पेनलेस हेमेचूरिया हो रहा है, पेशेंट बोल रहा है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, कुछ पेन कुछ नहीं हो रहा है, और पेशेंट बोलेगा कि मैं 30-40 साल से स्मोकिंग कर रहा हूँ, 60 ईयर की एज है, तो हम तभी के तभी सस्पेक्ट कर सकते कि इसको मेलिग्नेंसी हो सकती है। तो इसके यूरिन जो आएगा, यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपी करवाओ तो उसमें हमको मेलिग्नेंट सेल दिखेंगे। ठीक है, तो स्मोकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉज होता है। ऑलमोस्ट जो भी पेशेंट आते हैं उसमें से 40% केसेस में स्मोकिंग इज़ द कॉज फॉर ब्लैडर मेलिग्नेंसी। बाकी सब जो कॉजेस है उसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड एक ड्रग है जो एक्ट करती है एज अ कार्सिनोजन। केमिकल कार्सिनोजन आएंगे, 4-5 नाम है, वो तुमको इसके नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कौन से केमिकल कार्सिनोजन है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डाई इंडस्ट्री है, एनिलिन डाई होती है, वो डाई बनाते हैं। टायर की इंडस्ट्री, जो गाड़ी के टायर होते हैं, केबल होते हैं, केबल बनाते हैं, पेट्रोल, लेदर, तो ये सब जो इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स में ये ब्लैडर मेलिग्नेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनमें जो भी सब केमिकल यूज़ होते हैं वो सब एक्ट करते हैं ऐसा कार्सिनोजन फॉर ब्लैडर कार्सिनोमा। एबनॉर्मल ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म, सिस्टोसोमा, हेमेटोबियम इन्फेक्शन एंड बिलहर्जिया एंडेमिक एरिया। तो सिस्टोसोमा ये हमारा एक पैरासाइट है, ठीक है, और बिलहर्जिया ये भी एक पैरासाइट है। तो ये 2 पैरासाइट है जो मेलिग्नेंसी करते हैं ब्लैडर में। सिस्टोसोमा हेमेटोबियम जो है उसका कोर्स जो है उसमें यूरिनरी ब्लैडर आता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में वो इरिटेशन करते हैं और इरिटेशन करने की वजह से वहाँ पे मेलिग्नेंसी होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है प्रिवेलेंट वो है स्मोकिंग और ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ठीक है, बाकी अब जब हम देखेंगे जो केमिकल कार्सिनोजन कौन से है, 2-नेप्थाइलेमाइन, एमाइनो फिनाइल बेंजीडिन, क्लोरोटोल्यूडिन एंड क्लोरोएनिलिन, ये सब जो केमिकल है ये सारे केमिकल यूज़ होते हैं जो हमने इंडस्ट्री बताई थी, टेक्सटाइल, डाई, टायर, केबल, पेट्रोल, लेदर, तो ये सब इंडस्ट्री है, उसमें वो सब बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ होते हैं और वहाँ पे उससे एक्सपोज होते हैं ये सब वर्कर्स। तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के तौर पे ये सब इंडस्ट्री में काम करने वाले पेशेंट का रूटीनली चेकअप किया जाता है ब्लैडर मेलिग्नेंसी के लिए। ठीक है, तो ये है केमिकल कार्सिनोजन जो कर सकते हैं, एक्ट करते हैं ऐसा कार्सिनोजन फॉर ब्लैडर मेलिग्नेंसी। और मोर कॉमन इन मेल, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वर्कर्स होते हैं वो मेल होते हैं, स्मोकिंग जो है वो भी मेल ज़्यादा करते हैं, बराबर। तो मेल में ये मेलिग्नेंसी बहुत ज़्यादा है फीमेल से ज़्यादा, 3:1 का रेशियो होता है, मतलब 3 मेल और 1 फीमेल, 3 मेल को होंगे तो उसके सामने सिर्फ 1 फीमेल को होगा। ठीक है,
अब इसकी हम पैथोलॉजी देखेंगे ब्लैडर मैलिग्नेंसी की। ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से सुनना। उसकी एक एक जो टर्मिनोलॉजी आएगी वो तुमको अच्छे से समझ आ जाए, इसके लिए थोड़ा हम टाइम ज़्यादा भी लेंगे। तो एक वर्ड आएगा लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है, जो हम उसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे, उसका स्टेजिंग पढ़ेंगे, तब वर्ड आएगा लैमिना प्रोप्रिया। तो लैमिना प्रोप्रिया है क्या? एक्चुअली जो हमारा लेयर आते हैं यूरिनरी ब्लैडर के, ठीक है, तो उसमें सबसे बाहर ये है बाहर का पेरिटोनियम और उसके साथ ऊपर फैट होती है। उसके नीचे आएगा ये मसल का लेयर, ठीक है, ये मसल का लेयर आएगा, ठीक है, और उसके नीचे आएगा ऐसे लैमिना प्रोप्रिया, और उसके नीचे आएगा ऐसे ट्रांजिशनल सेल्स जो हमारा एपिथेलियम है, म्यूकोजा है, ठीक है। तो ये जो लैमिना प्रोप्रिया है ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर का जो भी मैंने ड्रॉ किया है वो लैमिना प्रोप्रिया है। वो क्या है? म्यूकोजा के नीचे का, मतलब ये हमारा म्यूकोजा है जो ऑरेंज कलर में है, उसके नीचे जो होता है उसको सब म्यूकोजा बोलते हैं। तो सब म्यूकोजल लेयर है, वही है हमारा लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। तो वो जो म्यूकोजा का सब म्यूकोजा का लेयर है, इसको सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होंगे, नर्व्स होंगे, ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। तो ये मसल और म्यूकोजा, ये मसल और ये हमारा म्यूकोजा, दोनों के बीच में एक बॉर्डर जैसा होगा लैमिना प्रोप्रिया, जिसके बेस पे हम उसकी स्टेजिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा मैलिग्नेंसी बनेगा वो यहाँ बनेगा म्यूकोजा में, और वो धीरे धीरे अगर ऐसे स्प्रेड होगा तो धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगा। तो कितना ऊपर स्प्रेड हुआ है वो देखने के लिए हमको ये लेयर समझने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेयर है म्यूकोजा, ये दूसरा लेयर लैमिना प्रोप्रिया जिसको हम सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं, ये लेयर है हमारा मसल्स का लेयर, और ये उसके बाहर होगी फैट और पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये तुमको अच्छे से समझ आ जाए उसके लिए एक फिगर भी मैं तुमको बता देता हूँ। ये एक फैट लेयर है, उसके नीचे है मसल के लेयर्स, उसके नीचे आएगा लैमिना प्रोप्रिया और कनेक्टिव टिश्यू, और उसके नीचे आएगा यूरोथेलियम और ट्रांजिशनल सेल लेयर्स। ये यहाँ पे कैंसर बना हुआ है, ये एक फिगर है कैंसर की फोटो की। तो अनदर नेम ऑफ सब म्यूकोजा, थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिलो द म्यूकोजा एंड कंटेन्स ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स एंड नर्व्स। ये है लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। तो जब हम इस पैथोलॉजी पढ़ेंगे, स्टेजिंग पढ़ेंगे, तब मैं बोलूँ कि लैमिना प्रोप्रिया, तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तुमको ये 4 लेयर ध्यान में रख के तुमको उसकी स्टेजिंग और पैथोलॉजी तुमको याद रखनी है। तो फैट का लेयर, उसके साथ पेरिटोनियम भी होगा फंडस के साथ, मसल का लेयर, उसके नीचे लैमिना प्रोप्रिया, उसके नीचे यूरोथेलियम। तो ये लैमिना प्रोप्रिया है, ठीक है। और एक टर्मिनोलॉजी आएगी कार्सिनोमा इन सीटू। तुमने बहुत बार सुना होगा नाम, सर्जरी तुम 2 साल से पढ़ रहे हो, कार्सिनोमा इन सीटू, कार्सिनोमा इन सीटू। तो कार्सिनोमा इन सीटू आखिर है क्या? दे आर ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, दे रिमेन इन द प्लेस वेयर दे फॉर्म फर्स्ट, जहाँ पे बने हुए हैं वहीं पे रहेंगे, वो वहाँ से स्प्रेड नहीं हुए हैं, मतलब एबनॉर्मल है, सेल्स एबनॉर्मल है लेकिन स्प्रेड हुए नहीं हैं, ठीक है। दे में ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसर लेटर स्टेज, वक्त जैसे जाएगा धीरे धीरे तो दे में ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसर इन लेटर स्टेज एंड स्प्रेड टू नियर बाय नॉर्मल टिश्यू, एकदम पास की जो नियर बाय टिश्यू होगी वहाँ पे थोड़ा स्प्रेड होगा, तो ठीक है। तो ये होता है कार्सिनोमा इन सीटू, ऑल्सो टर्म्ड एज स्टेज 0 डिसीज़, ठीक है। मैं तुमको एक फिगर बताऊंगा
तो तुम अच्छे से समझ जाओगे कि कार्सिनोमा इन सीटू और जो हम स्टेज बनाते हैं कार्सिनोमा की, उसमें क्या फ़र्क रहता है। तुम इतना ना याद रखो कार्सिनोमा इन सीटू में कि वो दे आर ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, they remain in the place where they form first and they have not spread yet, but in later stage they may spread to the nearby normal tissue when they transform into malignancy। ठीक है, तो वो कैंसर के सेल्स तो है, एबनॉर्मल तो है, लेकिन पूरी की पूरी जो मैलिग्नेंसी होती है, फुल फॉर्म मैलिग्नेंसी, वो नहीं है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहे तो थोड़ा बहुत सड़ा हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा सड़ा नहीं है। बराबर, वो तो समझ आता है ना। ओके, तो ये कार्सिनोमा इन सीटू है। ये फ़ोटो एक मैं दिखाता हूँ तुमको। जो पहली फिगर है वो है कार्सिनोमा इन सीटू की। तो ये जो ब्लू कलर का लेयर तुमको दिख रहा है वो है हमारा यूरोथेलियम। उसके ऊपर जो ये थोड़ा सा पिंक है जिसमें ग्रीन और रेड डॉट्स है वो लेमाइना प्रोप्रिया। ये है मसल और ये ऊपर की फैट जो ब्लैडर के ऊपर रहती है वो। ठीक है, तो ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं तुमको, ये है कार्सिनोमा इन सीटू और ये है वेल फॉर्म कैंसर। दोनों का अपीयरेंस देखो कैसा है और वो कहाँ तक स्प्रेड हुए हैं। स्प्रेड कहाँ तक हुए हैं वो देखो। स्प्रेड हुआ है ये मस्कुलर लेयर तक, ये सिर्फ है यहाँ पे जो हमारा यूरोथेलियम है वहीं पे। ठीक है, तो ये होता है कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक है, अब जो यूरिनरी ब्लैडर का कार्सिनोमा है उसका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन 1 एंड क्लासिफिकेशन 2। ठीक है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेजन। पहला है इन्वेजिव, दूसरा है नॉन इन्वेजिव। ठीक है, नॉन इन्वेजिव में यूजुअली आएगा कार्सिनोमा इन सीटू। इन्वेजिव में आएगा मसल इन्वेजिव एंड नॉन मसल इन्वेजिव। मतलब ये जो मैलिग्नेंसी है ये इन्वेजिव तो है, लेकिन हम इस बेस पे डिवाइड करेंगे कि मसल को इन्वॉल्व किया है कि नहीं। एक ग्रुप है मसल को इन्वॉल्व किया है, एक ग्रुप है मसल को इन्वॉल्व नहीं किया है। ठीक है, नॉन मसल इन्वेजिव में भी दो पार्ट आएंगे, नॉट इन्वॉल्व लेमाइना प्रोप्रिया एंड इन्वॉल्व लेमाइना प्रोप्रिया। बराबर, तो जो हमारा ये एकदम बाहर का म्यूकोजा का लेयर है वहाँ से वो मैलिग्नेंसी बन गई है। बराबर, लेकिन वो पहले स्टेज में होगा तो लेमाइना प्रोप्रिया उसने क्रॉस नहीं किया होगा। ठीक है, कार्सिनोमा इन सीटू के आगे का स्टेज है, लेकिन उसने लेमाइना प्रोप्रिया क्रॉस नहीं किया है। बराबर, तो वो आएगा नॉन इन्वॉल्व लेमाइना प्रोप्रिया एंड नॉन मसल इन्वेजिव, क्योंकि मसल को तो इन्वॉल्व किया नहीं होगा, क्योंकि मसल तक पहुंचने के लिए उसको लेमाइना प्रोप्रिया क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो उसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो बहुत ही सिंपल है। पहला है इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव में आएगा कार्सिनोमा इन सीटू। कार्सिनोमा इन सीटू से थोड़े से आगे का स्टेज होगा ये वाला, नॉट इन्वॉल्व लेमाइना प्रोप्रिया, नॉन मसल इन्वेजिव। बराबर, एंड इन्वेजिव। तो इन्वेजिव, नॉन मसल इन्वेजिव एंड लेमाइना प्रोप्रिया नॉट इन्वॉल्व, ये जो स्टेज होगा ये कार्सिनोमा इन सीटू का स्टेज से एक स्टेप आगे होगा। बराबर, उसके और एक स्टेप आगे जाएंगे तो आएगा नॉन मसल इन्वेजिव बट इन्वॉल्व लेमाइना प्रोप्रिया। बराबर, और उसके बाद और एक आगे का स्टेज आएगा जो होगा इन्वेजिव एंड मसल इन्वेजिव। ठीक है, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में स्टेज करें तो ये हो गया स्टेज 0 अगर करना हो तो। बराबर, नॉट इन्वॉल्व लेमाइना प्रोप्रिया, नॉन मसल इन्वेजिव एंड इन्वेजिव, ये हो गया स्टेज 1। इन्वॉल्व लेमाइना प्रोप्रिया, नॉन मसल इन्वेजिव एंड इन्वेजिव, ये हो गया स्टेज 2, और मसल इन्वेजिव हो जाएगा स्टेज 3। ये सिर्फ सिंपल उसके लिए है, बराबर, समझने के लिए। तो जो पहला हमारा क्लासिफिकेशन 1 है,
वो आएगा नॉन मसल इन्वेजिव विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लैमिना प्रोप्रिया एंड दैट हैज़ एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस। नॉन इन्वेजिव जो है कार्सिनोमा इन सीटू, उसका भी एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस होता है। नॉन मसल इन्वेजिव विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लैमिना प्रोप्रिया एंड मसल इन्वेजिव, ये जो मैंने बनाया है फिगर, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहले फिगर तुम समझ लो, उसके बाद ये देखोगे तो समझ आ जाएगा। मसल इन्वेजिव जो है वो 25% होता है और उसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन 2 मतलब दूसरा एक क्लासिफिकेशन अलग अलग बनाए हुए हैं, जिसमें उसने डिवाइड किए हैं कि कार्सिनोमा इन सीटू मतलब एब्नॉर्मल सेल्स हैं, जो मैंने पहले बताया कि कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब क्या है। अगर तुमको ये फिर समझना है तो वापस लैमिना प्रोप्रिया और कार्सिनोमा इन सीटू का जो भी मैंने समझाया वो एक बार वापस रिवाइंड करके देख लेना कि कार्सिनोमा इन सीटू क्या है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद दूसरा आएगा सुपरफिशियल ब्लेडर ट्यूमर्स, मतलब ब्लेडर में अंदर ट्यूमर्स होंगे लेकिन वो सुपरफिशियल होंगे, डीप नहीं होंगे। और बाकी आएगा डीप जो होगा मसल इन्वेजिव ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन बनाए हुए हैं, क्लासिफिकेशन 1 एंड क्लासिफिकेशन 2। ठीक है, जो कार्सिनोमा इन सीटू है वो या तो पेपिलरी और विलस होंगे, लो ग्रेड या फिर हाई ग्रेड होंगे। ये सब कब पता चलता है लो ग्रेड है कि हाई ग्रेड है, वो जब हम हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड आती है स्पेसिमेन भेजने के बाद तब पता चलता है। ठीक है, अब जो ब्लेडर ट्यूमर्स है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, उसमें यूजुअली हम देखेंगे कि सुपरफिशियल ब्लेडर एंड मसल इन्वेजिव, दो तरह के मैलिग्नेंसी डिवाइड की है, तो पैथोलॉजी समझने में थोड़ा अच्छा रहता है। तो पहला जब अगर हम देखें कि सुपरफिशियल ब्लेडर ट्यूमर्स, तो इट में बी पेपिलरी, पेडंकुलेटेड विथ नैरो स्टॉक एंड दे आर मल्टीपल। पेपिलरी एंड पेडंकुलेटेड मतलब क्या कि ये हमारा ट्रांजिशनल सेल म्यूकोजा है, उसमें मैलिग्नेंसी बनी तो ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ये वाला, ये हो गया स्टॉक, ये नैरो स्टॉक होगा जिसके साथ वो चिपका हुआ होगा। तो ये हो गया पेपिलरी पेडंकुलेटेड विथ नैरो स्टॉक। ठीक है, बाकी आएगा इट में भी सेसाइल। सेसाइल मतलब इसका वाइड बेस होगा, जो हमने पेडंकुलेटेड में वहाँ पे एक नैरो स्टॉक था वो नहीं होगा। अगर ये पेडंकुलेटेड होगा तो वो मल्टीपल होंगे, लेकिन ये सिंगल होंगे या फिर मल्टीपल। सेसाइल जो होता है वो, तो सेसाइल के बेस वाइड होते हैं और देयर कैपेसिटी टू इन्वेड मसल अर्लियर। पेडंकुलेटेड होते हैं, उससे अर्लियर ये सेसाइल वाले मसल लेयर को इन्वेज कर लेते हैं। तो जो सेसाइल होंगे वो कैसे होंगे, तो ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, ऐसे, ये होता है सेसाइल, ये होता है पेडंकुलेटेड। इसका बेस देखो जो चिपका हुआ है म्यूकोजा के साथ वो ब्रॉड है, इसका जो म्यूकोजा के साथ बेस चिपका है वो शॉर्ट है, पेडंकुलेटेड है, वहाँ पे ये स्टॉक है, बराबर। तो ये जो है वो मल्टीपल होंगे, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सेसाइल है, ये पेडंकुलेटेड है। ठीक है, तो ये सेसाइल और पेडंकुलेटेड का डिफरेंस समझ लेना। और जो सेसाइल है वो मसल लेयर को बहुत जल्दी इन्वेज कर सकते हैं, ये मसल लेयर तक बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। म्यूकोजा इन एंड अराउंड द ट्यूमर इज एडिमेटस, रेड विथ डायलेटेड वेसल्स। ठीक है, जो ट्यूमर होंगी उसके आसपास का म्यूकोजा है वो एडिमा हो जाएगा, रेड हो जाएगा और वहाँ की वेसल्स डायलेटेड हो जाएगी।
और 70% ऑफ द ब्लैडर ट्यूमर्स आर सुपरफिशियल ट्यूमर्स। ठीक है, तो 70% ट्यूमर जो होंगे उसमें हमको ये देखने को मिलेगा या तो पेडिकुलेटेड होगा या फिर सेसाइल होगा। सुपरफिशियल ब्लैडर ट्यूमर्स 70% जो होता है वो ये होता है, बाकी के 30% में दूसरे आएंगे जो मसल तक पहुंच जाएंगे। अब मसल इन्वेसिव, अब सुपरफिशियल ब्लैडर ट्यूमर सुपरफिशियल है तो उनका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होगा। अब मसल इन्वेसिव है तो दे ऑलवेज सॉलिड सेसाइल विथ ब्रॉड बेस एंड दे हैव इरेगुलर अल्सरेटेड सरफेस। उसकी सरफेस जो होगी वो इरेगुलर एंड अल्सरेटेड होगी और कॉलीफ्लावर लाइक सरफेस दिखेगी हमको। जो कॉलीफ्लावर होता है, मैं दिखाता हूँ आपको फोटो। स्प्रेड वाया लिम्फेटिक्स टू पेल्विक लिम्फ नोड्स, वाया ब्लड टू लीवर, बोन एंड लंग, एंड इट हैज़ पुअर प्रोग्नोसिस। जो अच्छे से स्प्रेड होता है, अगर कोई हमारा फ्रूट है उसमें अगर कुछ सड़ा हो गया, अगर बहुत जितना जल्दी स्प्रेड होगा उतना उसका प्रोग्नोसिस ख़राब होगा, उतना जल्दी वो हमारा फ्रूट ख़राब हो जाएगा। फ्रूट तो लाए हो ना घर पे, कभी केले लाए होंगे, एप्पल लाए होंगे, कुछ भी फ्रूट्स। अभी आम का सीज़न गया अभी, तो आम में अगर कुछ इन्फेक्शन लगा, अगर इन्वेसिव नहीं होगा तो वो धीरे धीरे स्प्रेड होगा। अगर हमको खाना हो तो जितना गंदा है वो काट के हम बाकी का खा भी सकते हैं, लेकिन जिसका स्प्रेड फास्ट होगा, आज मॉर्निंग में देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हुआ है, दोपहर तक तो पूरा आम खराब हो जाएगा, मतलब उसका प्रोग्नोसिस पुअर है। उसके जैसे ही जो जल्दी से स्प्रेड होता है डीप लेयर्स तक, उनका प्रोग्नोसिस ख़राब ही होता है। ठीक है, जब पैथोलॉजी देखेंगे हम तो उसमें आएगा दे आर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, विलाई आर स्टंटेड एंड स्वॉलन। जो विलाई होती है ब्लैडर में, जैसे स्टमक में होते हैं बराबर, तो उसके जैसे विलाई आएंगे, वो स्टंटेड एंड स्वॉलन हो जाएंगे। लुक्स लाइक कॉलीफ्लावर, ये है कॉलीफ्लावर ग्रोथ। ठीक है, जो कॉलीफ्लावर होता है उसके जैसा ग्रोथ होगा। तो ये ब्रॉड बेस है उसका, अल्सरेटेड सरफेस है और कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ है, तो वी कैन confirm that is malignancy. Their transitional cell carcinoma are slow growing, can be sessile, बराबर। ब्लैडर वॉल विल मोर वास्कुलर, उसकी वास्कुलरिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ पे एक ट्यूमर बना है, तो वो ट्यूमर को ब्लड चाहिए, ट्यूमर को बड़े होने में ब्लड चाहिए, वो अपना न्यूट्रिशन के लिए ब्लड चाहिए, मांगेगा ब्लैडर से, तो वहाँ की जो वास्कुलरिटी है वो बढ़ जाएगी। सब म्यूकस लिम्फेटिक नोड्यूल्स अपीयर अराउंड द ग्रोथ, लिम्फेटिक जो होंगे वो ग्रोथ के आसपास दिखेंगे। जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं वो ऑलवेज मैलिग्नेंट होते हैं ब्लैडर ट्यूमर्स में। ठीक है, तो ये उसकी पैथोलॉजी में हमको ट्रांजिशनल सेल ही दिखते हैं मोस्टली, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ दिखेगा, ग्रॉसली हम देखेंगे तब। ठीक है, और ब्लैडर वॉल जो होगी वो बहुत ही वास्कुलर होगी, और जब उसकी हम सेक्शन बनाएंगे तब उसके सब म्यूकस लिम्फेटिक नोड्यूल्स जो है वो ग्रोथ के आसपास दिखेंगे हमको। ये इन्वेसिव कॉलीफ्लावर मल्टीपल ट्यूमर्स है। ठीक है, ये कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ है। उसके हिस्टोलॉजिकल टाइप्स भी बनाए हुए हैं कि ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो मैंने पहले 3 बताए थे प्राइमरी में, या फिर मिक्स्ड होंगे, ये तीनों एक साथ होंगे, ये भी हो सकता है, या फिर अनडिफ्रेंशिएटेड। जब भी मैलिग्नेंसी में अनडिफ्रेंशिएटेड आता है, मतलब हमको पता नहीं चल रहा है ट्रांजिशनल सेल है, एडिनोकार्सिनोमा है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, तो मतलब बहुत ही ख़राब वो मैलिग्नेंसी होगी और उसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही ख़राब होगी। वेरी पुअर प्रोग्नोसिस इन अनडिफ्रेंशिएटेड मैलिग्नेंसी। तो हिस्टोलॉजिकल टाइप्स में आएंगे ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, अराइज फ्रॉम द यूरेकल रेमनेंट और यूरेथ्रल ग्लैंड्स, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मिक्स्ड और अनडिफ्रेंशिएटेड। मिक्स्ड और अनडिफ्रेंशिएटेड दोनों में कंफ्यूज मत होना। मिक्स्ड मीन्स कि ऊपर के 3 में से कोई भी हो तीनों हो सकते हैं या फिर 2 हो सकते हैं एक साथ। ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड मीन्स हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये तीनों में से कोई है,
ट्रांजिशनल सेल भी नहीं लगेगा, एडिनोकार्सिनोमा भी नहीं लगेगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी नहीं लगेगा। मतलब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कौन सा है, बराबर, तब वो होगा अनडिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, जो साइट्स होंगी मैलिग्नेंसी की वो मोस्टली लेटरल वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर मोस्ट कॉमन है 35%, और ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर ये होता है 32%। बाकी के जो अंदर के जगह है ब्लैडर की उसमें कहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन साइट्स आर लेटरल वॉल ऑफ द ब्लैडर एंड ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। लेटरल वॉल 35% एंड ट्राइगोन इज 32% कॉमन। तो मोर कॉमन है लेटरल वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर जो मैलिग्नेंसी की साइट है। अब स्टेजिंग पैथोलॉजी हो गया, अब हम उनकी स्टेजिंग करेंगे। तो स्टेजिंग के लिए 3 तरह के स्टेजिंग है, 2 तरह के हैं। उसमें स्टेजिंग जो होता है उसको करने के लिए हमको बाई मैनुअल पाल्पेशन करना पड़ता है अंडर जनरल एनेस्थेसिया। तो बाई मैनुअल पाल्पेशन जो करते हैं वो कैसे करते हैं मैं तुमको दिखाता हूँ अभी। उसके बाद तुमको ये नाम याद रखना है, जेवेट स्ट्रॉन्ग मार्शल स्टेजिंग। ये होता है क्लिनिकल स्टेजिंग, कोई हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बाई मैनुअल पाल्पेशन हम उसका स्टेजिंग करेंगे। उसके बाद आएगा TNM स्टेजिंग। ये हिस्टोपैथोलॉजी के बाद ये स्टेज बनाते हैं, T1 T2 T3 फिर से आएगा, इसका भी तुमको याद रखना है। ठीक है, तो AJCC जो है वो कुछ नहीं है, एक अमेरिकन जर्नल होता है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। तो अमेरिकन जर्नल का एक है कमिटी है, तो उसकी जो कमेटी है उन लोगों ने TNM स्टेजिंग बनाया है। तो जो बाईमैनुअल पाल्पेशन अंडर जनरल एनेस्थेसिया है वो 1 मिनट में दिखा देता हूँ तुमको, ऐसे करते हैं। मेल में क्या करेंगे, PR करेंगे रेक्टम में से, और एक हाथ ऊपर से दबाएंगे और ब्लैडर बीच में जो ट्यूमर होगा उसको पाल्पेट करेंगे। फीमेल में एक फिंगर डालेंगे वजाइना में और फिर ऊपर से प्रेस करके चेक करेंगे कि वो जो मास है वो मोबाइल है कि नहीं, फिक्स है कि नहीं, बराबर, हार्ड कितना है, वो सब पता चलेगा। तो ये है बाई मैनुअल एग्जामिनेशन इन केस ऑफ ब्लैडर मास। मेल में कैसे चेक करते हैं, फीमेल में कैसे चेक करते हैं तुमको याद रखना है। मेल में हमको एक हाथ से PR करनी है, एक हाथ से एब्डोमेन से ऊपर से प्रेस करना है। फीमेल में एक हाथ से पर वजाइनल एग्जामिनेशन करना है, मतलब वजाइना में हमको फिंगर डालनी है और दूसरे हाथ से ऊपर का एब्डोमेन से प्रेस करना है ब्लैडर ट्यूमर को, बराबर। तो ये होता है बाईमैनुअल पाल्पेशन। अब मैं तुमको ये दिखा देता हूँ कि स्टेजिंग क्या है। पहला है जेवेट स्ट्रॉन्ग मार्शल स्टेजिंग, ये होता है क्लिनिकल बेस्ड स्टेजिंग। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट स्टेज है ट्यूमर कन्फाइंड टू सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो मैंने बताया था कि लेमाइना प्रोप्रिया। ठीक है, तो एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ, वापस एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये है हमारा बाहर का फैट का लेयर, ये है मसल का लेयर, उसके नीचे आएगा ये लेमाइना प्रोप्रिया और उसके नीचे आएगा ये हमारा म्यूकोजा। ठीक है, तो ट्यूमर कन्फाइंड टू सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, मतलब यहाँ तक जो ट्यूमर है वो होगा स्टेज 1। ठीक है, दूसरा स्टेज आएगा मसल इन्फिल्ट्रेशन सुपरफिशियली। मसल का इन्फिल्ट्रेशन है, उसके 2 पार्ट आएंगे, 2 आएंगे, स्टेज 2 और स्टेज 3, दोनों में आएगा मसल इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन स्टेज 2 में क्या आएगा कि ये जो मसल का इन्फिल्ट्रेशन है वो एकदम मसल का सुपरफिशियल लेयर तक ही है, यहाँ तक ही है, तो ये आएगा स्टेज 2। ठीक है, अब पूरा का पूरा मसल उसने इन्वॉल्व कर लिया है, तो ये हो जाएगा स्टेज 3।
ठीक है। ये मसल इन्वॉल्व हुआ, उसके साथ पेरीवेसिकल टिश्यू भी इन्वॉल्व होंगी, जो ब्लेडर के आसपास की टिश्यू है वो भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन वो जो पूरा का पूरा ब्लेडर है वो मोबाइल है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये आएगा स्टेज 3 में। अब स्टेज 4 में क्या आएगा कि पूरा का पूरा जो ट्यूमर है वो फिक्स्ड है। ठीक, या तो प्रोस्टेट, वजाइना या फिर यूट्रस, मेल में प्रोस्टेट, फीमेल में यूट्रस या फिर वजाइना, उसके साथ अगर चिपका हुआ है तो वो हो जाएगा 4A। और अगर हमारे जो पेल्विस की वॉल है उसके साथ अगर इन्वॉल्व हो गया है तो वो हो जाएगा 4B। ठीक है, तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4A, 4B, ये है जेवेट स्ट्रॉन्ग मार्शल स्टेजिंग। पहला स्टेज है वो कन्फाइंड टू द सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा जो स्टेज है वो है इन्वेडिंग टू द मसल फाइबर्स, लेकिन ओनली सुपरफिशियली। तीसरा स्टेज है वो है पूरा का पूरा मसल लेयर उसने इन्वॉल्व कर लिया है और पेरीवेसिकल टिश्यू भी इन्वॉल्व कर ली है, लेकिन वो मोबाइल है, फिक्स्ड नहीं है। मोबाइल मतलब वो पूरा मूव हो रहा है, मोबाइल हो रहा है, तो वो आएगा स्टेज 3। बाद में अगर उसने प्रोस्टेट को या फिर यूट्रस वजाइना को इन्वॉल्व किया है तो वो आएगा स्टेज 4A। और अगर उसने पेल्विक वॉल को इन्वॉल्व किया है तो आएगा स्टेज 4B। ठीक है, तो ये है उसकी जेवेट स्ट्रॉन्ग मार्शल स्टेजिंग 1, 2, 3, 4A एंड 4B। ठीक है, ये उसकी एक फ़ोटोग्राफ्स है, हमारे बुक्स में दी हुई है वही फ़ोटो है। ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4A एंड 4B। ठीक है, या फिर ये देख लो, इसमें तुमको अच्छे से समझने के लिए ये फिगर भले थोड़ी गंदी है लेकिन तुमको समझ आ जाएगा। ठीक है, 4 लेयर तुमको दिखने चाहिए। ऊपर से जो येलो कलर का है वो हमारा ऊपर का पेरिटोनियम और फैट का लेयर है, उसके नीचे जो ब्राउन कलर में है वो मसल का लेयर है, उसके नीचे ऑरेंज में है वो लैमिना प्रोप्रिया है, उसके नीचे जो थोड़ा सा ब्लू जैसा है वो है हमारा म्यूकोजा। ठीक है, अब उसके बाद आएगा TNM स्टेजिंग। ठीक है, उसमें T मतलब ट्यूबर, N मतलब नोड और M मतलब मेटास्टेसिस। तो TIS, T0 कुछ भी ले सकते हैं, तो वो आएगा कार्सिनोमा इन C2। जो सुपरफिशियल ब्लेडर ट्यूमर आए थे, जो हमारे सुपरफिशियल ट्यूमर्स में आए थे, मैंने तुमको बताया था कि पेडेंकुलेटेड होंगे, नैरो स्टॉक होगा उनके साथ, तो वो जो पेपिलरी पेडेंकुलेटेड ट्यूमर्स है वो आते हैं TA में। ठीक है, उसके बाद आएगा T1, T2, T3 एंड T4। T1, T2, T3 एंड T4 ये उसके साथ ही, ये जो मैंने पहले वाला बताया उसके साथ ही थोड़ा बहुत कोरिलेट होगा। ठीक है, तो जो T1 है वो आएगा इन्वेडिंग ओनली लैमिना प्रोप्रिया। ठीक है, T2 उसमें आएगा इन्वेडिंग मस्कुलरिस प्रोप्रिया, मतलब मसल को इन्वॉल्व कर लिया है। जो हमारा ये स्टेजिंग था उसमें क्या था, स्टेज 1 में ये था कि ट्यूमर इन्वॉल्व इन द सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। जो सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू है वही हमारा लैमिना प्रोप्रिया है। ठीक है, तो वही हमारा आएगा T1। मसल इन्फिल्ट्रेशन सुपरफिशियल होगा तो स्टेज 2 आता है ये वाले स्टेजिंग में, और फुल थिकनेस होता है तो स्टेज 3 में आता है। लेकिन TNM में हमारा क्या आएगा, अगर मसल इन्वॉल्व है तो वो आएगा T2 में। उसमें आएगा T2A एंड T2B। T2A मतलब इन्वेडिंग द इनर हाफ ऑफ द मसल एंड T2B मतलब इन्वेडिंग द आउटर हाफ ऑफ द मसल। मतलब इसमें हमारे जो जेवेट मार्शल वाला स्टेजिंग था उसका स्टेज 2 एंड स्टेज 3 दोनों उसने स्टेज 2 में ले लिए, लेकिन इसमें उसने जो पेल्विक वॉल का इन्वॉल्वमेंट था, पेरीवेसिकल टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट वो नहीं लिया है।
ठीक है। तो T2 मतलब TNM स्टेजिंग में आएगा, मसल लेयर इन्वॉल्व हो गया है। T2A मतलब इन्वॉल्विंग द इनर हाफ, T2B मतलब इन्वॉल्विंग द आउटर हाफ, ठीक है। अब आएगा T3, T3 में आएगा इन्वॉल्विंग द पेरीवेसिकल टिश्यू, ठीक है। पेरीवेसिकल टिश्यू जेवेट वाला जो हमारा जेवेट मार्शल स्टेजिंग था उसमें पेरीवेसिकल टिश्यू आया था स्टेज 3 में, तो ये वही का वही है, लेकिन ये दोनों मसल इन्फिल्ट्रेशन सुपरफिशियली एंड फुल थिकनेस मसल वो दोनों आए गए स्टेज 2 में TNM में, ठीक है। तो ये दोनों थोड़ा थोड़ा सेम ही है, थोड़ा बहुत तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा। स्टेज 2 में TNM में ये दोनों साथ ले लिया, मसल इन्फिल्ट्रेशन और फुल थिकनेस मसल 2A 2B कर दिया, और स्टेज 3 में पेरीवेसिकल टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसमें T3A मतलब माइक्रोस्कोपिक इन्वेजन, T3A मतलब मैक्रोस्कोपिक इन्वेजन। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप में दिखेगा हमको, T3B मतलब मैक्रोस्कोपिक, हम ऐसे नेकेड आई देख सकते हैं, ठीक है। T4 इसके जैसा ही है, इसके जैसा ही है। T4A, इसमें 4A 4B क्या था, प्रोस्टेट यूट्रस वजाइना 4A एंड 4B पेल्विक वॉल, तो यहाँ पे भी T4 सेम रहेगा। T4A मतलब प्रोस्टेट यूट्रस वजाइना इन्वॉल्व हो गया, T4B मतलब पेल्विक वॉल एंड एब्डोमिनल वॉल भी इन्वॉल्व हो गया है, इसमें एब्डोमिनल वॉल एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया TNM स्टेजिंग, जेवेट स्ट्रॉन्ग मार्शल एंड TNM दोनों थोड़े बहुत सेम ही है। मसल का लेयर जो था उसमें स्टेज 3 में था वो स्टेज 2 में ले लिया, 2A 2B कर दिया। स्टेज 3 में पेरीवेसिकल था जेवेट स्ट्रॉन्ग मार्शल में, उसको स्टेज 3 में ही रखा है, और जो एडजस्टेंट ऑर्गन को लगा था वो भी स्टेज 4 में रखा है, ठीक है। तो ये है T, दोनों थोड़े बहुत सेम ही है, तुम एक बार अच्छे से देखोगे तो समझ आ जाएगा। N0 N1 एंड N2। N0 मतलब नो लिम्फ नोड्स, N1 मतलब सिंगल रीजनल लिम्फ नोड्स साइज अप टू 2 सेंटीमीटर, N2 मतलब सिंगल रीजनल नोड्स 2 to 5 सेंटीमीटर और मल्टीपल लिम्फ नोड लेस देन 5 सेंटीमीटर इन साइज। तो 2 सेंटीमीटर तक का सिंगल अगर नोड प्रेजेंट है तो N1, अगर 2 to 5 सेंटीमीटर का सिंगल है तो N2, अगर मल्टीपल है तो उस भी N2, अगर नहीं है तो N0। M0 M1 नो डिस्टेंस स्प्रेड एंड डिस्टेंस स्प्रेड प्रेजेंट, ठीक है। तो ये TNM का स्टेजिंग है। ये स्टेजिंग, दोनों स्टेजिंग तुमको एग्ज़ाम में लिखने हैं, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, वहाँ पे एक ग्रोथ बना है, सेसल ग्रोथ बनता है, उसमें अल्सरेटेड सरफेस होती है, तो पेशेंट को अल्सर है तो ब्लीडिंग होगा, ठीक है। ब्लीडिंग होगा अगर ब्लेडर में तो वो यूरिन में बाहर आएगा। पेनलेस इंटरमिटेंट हिमेचूरिया इज़ द अर्ली सिम्टम इन द 90% ऑफ केसेस, ठीक है। जब जब अल्सर में से ब्लीडिंग होगा तब उस वहाँ पे हिमेचूरिया होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। जब जब यूरिन अल्सर में से ब्लीडिंग होगा तब वहाँ पे से हमारा हिमेचूरिया होगा। इनिशियली वो पेनलेस होगा, लेकिन लेटर स्टेज में वो पेनफुल हो जाएगा। सिस्टाइटिस विथ सुप्रापुबिक पेन एंड फ्रीक्वेंसी एंड डिस्यूरिया। ट्राइगोन में अगर ब्लेडर का ट्राइगोन में अगर हमारा मास है तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी और डिस्यूरिया वो सब आया था वो सब होगा इसमें। सिस्टाइटिस मतलब पेशेंट को यूरिन में पस आएगा, सुप्रापुबिक पेन होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि ट्राइगोन जो है वो इरिटेट हो रहा है। डिस्यूरिया मतलब पेन होगा पेशेंट को, पस होगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा और डिस्यूरिया होगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस, जब ट्यूमर ट्राइगोन के दोनों तरफ के जो ऊपर के ट्रायंगल होते हैं, ऊपर के एंगल होते हैं जहाँ पे यूरेटर खुलता है, यूरेटरिक ओरिफाइस होता है, वहाँ पे अगर ट्यूमर है तो अगर राइट साइड का ट्यूमर यूरेटर के पास है, ओपनिंग के पास, यूरेटर के ओपनिंग के पास, तो लेफ्ट जिस साइड का होगा वहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। पेन इन ग्रोइन बैक एंड पेरिनियम ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेल्विक वॉल,
तो पेल्विक वॉल इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पे पेन बढ़ जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों होता है? ट्यूमर नियर द यूरेटरिक ओरिफाइस, ठीक है। हिस्ट्री टिपिकल होती है, ओल्ड एज, स्मोकिंग, पेनलेस हेमेचूरिया, वी कैन सस्पेक्ट इट मे बी अ ब्लैडर मैलिग्नेंसी, ठीक है। ऑलमोस्ट ऐसे केस में ब्लैडर मैलिग्नेंसी निकलती ही है, ठीक है। यूरिन माइक्रोस्कोपी करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करवाएंगे? यूरिन माइक्रोस्कोपी, मैलिग्नेंट सेल्स आएंगे या फिर आरबीसी आएंगे। मैलिग्नेंट सेल कहाँ से आएंगे? अल्सर की सरफेस से, और ब्लेडर जो ब्लीडिंग होगा उसकी वजह से वहाँ पे आरबीसी भी दिखेंगे। सीबीसी कराएंगे कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें हमको एनीमिया मिलेगा। ब्लड यूरिया करवाएंगे, सीरम क्रिएटिनिन करवाएंगे। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस बना है तो ये सब थोड़ा डिरेंज होगा। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी करवाएंगे, तो फीलिंग डिफेक्ट विथ डिस्टॉर्शन एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस ये दिखेगा हमको इंट्रावेनस पाइलोग्राफी में। सिस्टोस्कोपी एंड बायोप्सी, दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। सिस्टोस्कोप डाल दिया यूरेथ्रा से, जो मैंने मशीन जो सिस्टोस्कोप बताया था पहले, तो सिस्टोस्कोप डालेंगे और वहाँ पे हम डायरेक्टली देख लेंगे कि वहाँ पे मास है तो वहाँ से बायोप्सी ले लेंगे। तो सिस्टोस्कोपी एंड बायोप्सी दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब अगर वो है तो कंफर्म है, दिखा मतलब ख़त्म, ठीक है। और होगा बायोमैनुअल पाल्पेशन अंडर जनरल एनेस्थेसिया, थिकनेस ऑफ वॉल, मोबिलिटी, फिक्सिटी एंड हार्डनेस, इतना सब हम चेक करते हैं। जब हम बायोमैनुअल पाल्पेशन करते हैं ये वाला, तो हम इतना चेक करते हैं, थिकनेस ऑफ द ब्लेडर वॉल, मोबाइल है कि नहीं, मोबाइल है कि फिक्स है, और हार्डनेस कितनी है, ठीक है। ये चेक करेंगे बायोमैनुअल पाल्पेशन अंडर जनरल एनेस्थेसिया। हम पेशेंट को शॉर्ट जनरल एनेस्थेसिया देंगे और उसके बाद उसको एग्जामिन करेंगे ताकि उसका पूरा एब्डोमिनल वॉल और सारे सब रिलैक्स रहे। अगर पेशेंट कॉन्शियस होगा तो ये करने देगा, क्या लग रहा है? इसीलिए पेशेंट को हम जनरल एनेस्थेसिया देते हैं और उसके बाद ये एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। अब रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कौन से आएंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे तो ब्लेडर वॉल दिखेगा, लिम्फ नोड दिखेगा, एडजेसेंट ऑर्गन का स्टेटस दिखेगा, एब्डोमिनल वॉल में कुछ इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, लीवर में मेटास्टेसिस है कि नहीं, वो हमको पता चलेगा सोनोग्राफी में। CCT एब्डोमेन करवाएंगे ताकि हम उसका स्प्रेड जान सके, एग्जैक्ट लोकेशन जान सके, लोकल स्प्रेड कितना हुआ है, डिस्टेंट स्प्रेड कितना हुआ है, वो सब जान पाएंगे। उसके लिए हम करवाएंगे CCT। MRI कराएंगे तो तब पता चलेगा कि इन्वेजन कितना है, पेल्विक वॉल का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो यो अल्ट्रासोनोग्राफी, CCT एंड MRI, ये दिस ऑल आर मस्ट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन ओवर द सर्जरी। जब हम प्लान करेंगे कि इसका हम सर्जरी करने सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे, OT करेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे, तो उसके पहले USG, CCT एंड MRI ये ज़रूरी है, मतलब चाहिए ही चाहिए। उसके बेस पे हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करना है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में क्या करना है? नॉन इन्वेजिव ट्यूमर है तो क्या करेंगे? एंडोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर, जो TURP करते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, उसके जैसे ही हम वो TURP वाले उससे वहाँ से हम पहुँचेंगे ब्लेडर में और वहाँ से जो ट्यूमर है उसको निकाल देंगे पकड़ के। अगर नॉन इन्वेजिव है, पेडिकुलेटेड है तो पकड़ के हम निकाल सकते हैं, या फिर दे सकते हैं इंट्रावेसिकल कीमोथेरापी। जो BCG की वैक्सीन आती है वही BCG देना है, 120 मिलीग्राम, तुमको डोज याद रखना है, 20 मिलीग्राम इन 150 ml ऑफ NS, 1 वीक अप टू 6 वीक, मतलब 6 बार ये करना है इंट्रावेसिकल कीमोथेरापी। हमको ब्लेडर में फॉलिस का कैथेटर इंसर्ट करना है और कैथेटर के थ्रू हमको ये डालनी है, उसका लिक्विड आएगा, जो BCG का जो लिक्विड आता है वो 120 मिलीग्राम इन 150 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, ये उसका डोज है। इन्फ्यूज़न करेंगे। दूसरी क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? मिटोमाइसिन C, एपिरुबिसिन, एड्रियामाइसिन, थायोटेपा एंड मिथोट्रेक्सेट। तुम सिर्फ इसका नाम याद रखो।
मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है BCG, बराबर, लेकिन मिटोमाइसिन सी, एपिरिबिसिन, एड्रियामाइसिन, थायोटेपाइन, मिथोट्रेक्सेट, ये नाम हमको याद रखना है, ठीक है। ये हो गई इंट्रावेसिकल कीमोथेरापी। उसकी कंटिन्यू में भी उसमें भी आएगा कि सिस्टमिक कीमोथेरापी क्या करेंगे। उसमें आएगा सिस्प्लेटिन, 5-फ्लोरोयूरेसिल, 5-FU है वो है 5-फ्लोरोयूरेसिल, एड्रियामाइसिन एंड मिटोमाइसिन। सिस्टमिक कीमोथेरापी मतलब हम इंट्रावेनस देंगे ये ड्रग। सुपरफिशियल ट्यूमर्स में ये सब जो कीमोथेरापी है वो क्योरेटिव होती है, उससे ऑलमोस्ट हो जाता है ठीक। दूसरा आता है हेल्मस्टीन बलून डिजनरेशन। ये एक फॉलिस का कैथेटर आता है, उसके जैसे ही आता है, लेकिन क्या करेंगे उससे थोड़ा अलग होता है, उसका बल्ब थोड़ा बड़ा होता है। जो फॉलिस का बल्ब होता है वो या तो 40 cc या फिर 50 cc का होता है। जो हेल्मस्टीन बलून डिजनरेशन का जो पूरा फॉलिस जैसा एक कैथेटर आता है, उसके आगे बलून आता है, बलून को हम इन्फ्यूज़ करेंगे फॉर लार्ज पेपिलरी ट्यूमर। लार्ज पेपिलरी ट्यूमर अगर है ब्लेडर में तो हेल्मस्टीन बलून डिजनरेशन करेंगे। उनको ये नाम याद रखना है, हेल्मस्टीन बलून डिजनरेशन। बलून पास्ट इन ब्लेडर वाया यूरेथ्रा, इन्फ्लेटेड एंड इन्फ्लेट करना है। अंडर सोनोग्राफी करेंगे तो पता चलेगा कि इन्फ्लेट कितना हुआ, और उसके बाद वो प्रेशर की उसको ऐसे ही फुला के रखना है अंदर। तो प्रेशर की वजह से उसको प्रेशर नेक्रोसिस हो जाएगा और जो लार्ज पेपिलरी ट्यूमर है वो टूट जाएगी। जो रिमेनिंग पार्ट्स है ट्यूमर के वो रिमूव हो जाएंगे बाय सिस्टोस्कोपी। प्रेशर से नेक्रोसिस हो गया तो उसके बाद वो जो भी हमारा टूटा है वो सब हम सिस्टोस्कोपी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई ट्रीटमेंट नॉन इन्वेजिव ट्यूमर की। सुपरफिशियल जो ट्यूमर्स होते हैं उनकी एंडोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर, जो सिस्टोस्कोप डालते हैं वहीं से हम उसका रिसेक्शन कर देंगे। इंट्रावेसिकल कीमोथेरापी यूजिंग BCG, उसका डोज याद रखना है। सिस्टमिक कीमोथेरापी एंड हेल्मस्टीन बलून डिजनरेशन, ठीक है। उसके बाद आएगा इन्वेजिव ट्यूमर की ट्रीटमेंट। उसमें हम या तो रेडियोथेरापी कीमोथेरापी यूज़ कर सकते हैं या फिर सर्जरी भी कर सकते हैं। उसमें आएगा क्योरेटिव इंटरस्टिशियल रेडियोथेरापी। इसमें हम यूज़ करेंगे रेडियो एक्टिव गोल्ड ग्रेन्स एंड रेडियो एक्टिव टेंटालम वायर्स। हम क्या यूज़ कर रहे हैं वो याद रखना है और उसकी हाफ लाइफ याद रखनी है। अगर हमने इम्प्लांट किया रेडियो एक्टिव गोल्ड ग्रेन्स इन द यूरिनरी ब्लैडर तो उसकी हाफ लाइफ है 2.5 days। AU198 ये उसका केमिकल टर्म है, केमिकल जो रासायनिक सूत्र बोलते हैं जिसको, वो गोल्ड का है AU198। टेंटालम वायर का है TA182। ये रेडियो एक्टिव होते हैं, उसका इम्प्लांटेशन करना होता है यूरिनरी ब्लैडर में। अगर टेंटालम वायर यूज़ किया तो उसकी हाफ लाइफ है 4 दिन की। तो ये होती है क्योरेटिव इंटरस्टिशियल रेडियोथेरापी। रेडियो एक्टिव होते हैं तो रेडियो एक्टिव होके वो ट्यूमर को क्योर कर सकती है। और आता है रेडिकल डीप एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी। डीप एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी, उसमें जो यूज़ होता है वो होता है 45 GY उसका डोज होता है और कोबाल्ट 60 होता है, वो यूज़ करते हैं। रेडियोथेरापी जो है वो हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे देते नहीं है, लेकिन उस जहाँ पे देते हैं वहाँ पे मशीन आता है पूरा, उसमें पेशेंट को जाना पड़ता है। तो ये जो रेडियोथेरापी है इंटरस्टिशियल, इसमें हम रेडियो एक्टिव जो कोई भी एक कुछ चीज़ है जैसे गोल्ड है और टेंटालम वायर है उसको रेडियो एक्टिव करके हम वहाँ पे इम्प्लांट कर रहे हैं। और एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी मतलब एक्सटर्नली हम उसको रेडिएशन देंगे, उसमें उसका डोज होगा 45 GY यूजिंग कोबाल्ट 60। एडवांटेज क्या है, ब्लेडर इज़ रिटेन, पोटेंसी एंड मिक्चुरेशन जो होता है वो मेंटेन होता है। अगर पेशेंट का हम ऑपरेशन किया और अगर हमने ऑपरेशन करके ब्लेडर निकाल दिया तो उसकी पोटेंसी एंड मिक्चुरेशन जो पूरा लॉस्ट हो जाएगा, बराबर। तो ब्लेडर रिटेन होता है तो पेशेंट का थोड़ा लाइफ की जो लाइफस्टाइल है वो भी अच्छी रहेगी।
डिसएडवांटेज क्या है कि वो रेडियोथेरेपी की वजह से थिम्बल ब्लेडर हो जाता है। ब्लेडर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं थिम्बल ब्लेडर। ठीक है, तो एडवांटेज इसका यही है कि ब्लेडर रिटेन, ब्लेडर ऐसा का वैसा रहेगा, ब्लेडर हमको नहीं निकालेंगे, और पोटेंसी एंड इमिक्टेशन आर मेंटेन। सर्जरी कब करेंगे? अगर मल्टीपल ट्यूमर्स है, सेसाइल ट्यूमर है, या फिर रिकरेंट ट्यूमर्स है, हमने पेपिलरी होगा उसको हमने निकाल दिया और वापस हुआ, और मल्टीपल भी है, सेसाइल भी है, रिकरेंट है, तो ये ट्यूमर्स होए तो हमको उसकी सर्जरी करनी ही पड़ेगी। एडिनोकार्सिनोमा अगर आया बायोप्सी में तो सर्जरी करनी ही है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आया तो भी सर्जरी करनी है। पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा आया, ये किस में आएगा? जब हम सिस्टोस्कोपी करके बायोप्सी लेंगे मांस की, तो उसके हिस्टोपैथोलॉजी के रिपोर्ट में आएगा कि एडिनोकार्सिनोमा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, कि पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा है, तो हम उसमें हमको सर्जरी ही करनी है। ठीक है, सर्जरी में दो तरह की सर्जरी आएगी, या तो पार्शियल सिस्टेक्टमी आएगी या फिर टोटल सिस्टेक्टमी आएगी, रेडिकल सिस्टेक्टमी बोलते हैं उसको। तो पार्शियल सिस्टेक्टमी में क्या है कि थोड़ी एक क्लियरेंस मार्जिन रखेंगे। अगर सिंगल ट्यूमर है ओवर द फंडस ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर, सिंगल ट्यूमर है ओवर द यूरिनरी ब्लेडर फंडस के ऊपर, तो वी विल रिमूव द ब्लेडर विथ मार्जिन क्लियरेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। मतलब क्या करेंगे कि ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर है, ठीक है, और यहाँ पे भाई एक ट्यूमर है, तो मार्जिन का क्या मतलब होता है कि बाहर से हमको दिखता है, उससे हम पाल्पेशन करेंगे, वहाँ से 2.5 सेंटीमीटर की मार्जिन रखेंगे। मतलब ये उसका ट्यूमर का लोअर बॉर्डर है, तो वहाँ से 2.5 सेंटीमीटर जितना 2.5 सेंटीमीटर जितना हम मार्जिन रखेंगे, तो कहाँ आएगा? यहाँ पे। ठीक है, तो इतना मार्जिन रख के हम ये पूरा ब्लेडर निकाल देंगे। इतना ब्लेडर अभी तक बचा है, तो वहाँ से अगर उसका यूरेटर यहाँ खुल रहा है ट्राइगोन में, तो वो जो यूरेटर है वो यूरिन लाता रहेगा, और यूरिन ब्लेडर का जो फंक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर का पूरा हम निकाल देंगे। ये होती है पार्शियल सिस्टेक्टमी। तुमको मार्जिन याद रखनी है, 2.5 सेंटीमीटर की मार्जिन जो होती है वो मार्जिन क्लियरेंस कहलाता है। उसके बाद हमको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी तो देनी ही पड़ेगी। सिस्टेक्टमी करेंगे तो उसको हम वापस हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे, उसका रिपोर्ट आएगा, उसके बेस पे कीमो और रेडियो कितना देना है वो डिसाइड होता है। बराबर, अभी तुम सिर्फ इतना याद रखो, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी एज पर द हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट हम देंगे। तुमको ये याद रखना है, मार्जिन क्लियरेंस 2.5 सेंटीमीटर। रेडिकल सिस्टेक्टमी कब करते हैं? जब पूरा का पूरा ब्लेडर में पूरा का पूरा ट्यूमर है, बड़ी साइज़ का, फंडस में नहीं है लेकिन बॉडी में है, तो हम क्या क्या निकालेंगे? यूरिनरी ब्लेडर पूरा का पूरा, यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा का स्टार्टिंग है वहाँ तक का, पेरिवेसिकल टिश्यू एंड पेल्विक लिम्फ नोड्स। अगर फीमेल है तो यूट्रस अलोंग विथ अपर पार्ट ऑफ द वजाइना दे आर रिमूव्ड। ठीक है, और अगर मेल है तो इतना रिमूव करेंगे, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा, पेरिवेसिकल टिश्यू एंड पेल्विक लिम्फ नोड्स, ये हम रिमूव कर देंगे। ये सर्जरी करने के बाद इम्पोर्टेंस होता ही होता है। बराबर, रेडिकल, क्योंकि जो नर्व्स होती है वो सब इंजर होती है, तो उसकी वजह से इम्पोर्टेंस आ जाता है। रेडिकल सिस्टेक्टमी जो होगी उसमें CCT इज़ मस्ट बिफोर दिस सर्जरी टू चेक द पेल्विस एंड लिम्फ नोड स्टेटस। आफ्टर सर्जरी यूरिनरी डाइवर्जन, क्योंकि ब्लेडर हमने पूरा निकाल दिया है, अब यूरेटर को कहाँ डालेंगे? यूरेटर में से
यूरिन बॉडी में से बाहर कैसे आएगा, तो उसके लिए दो टेक्निक है। या तो कंटिनेंट इलियल कंडुइट बना लो, नाम याद रख लो, ज़्यादा टेंशन मत लेना ये सर्जरी कैसे होती है वो, बराबर। इलियम का एक पार्ट होता है, वो इलियम के पार्ट को हम ऐसा इलियोस्टोमी निकाल देंगे और उसमें इलियम का जो पाउच होता है उसमें यूरेटर को जॉइंट कर देंगे, ठीक है। ये होता है कंटिनेंट इलियल कंडुइट, बराबर। इलियम का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसका ब्लड सप्लाई प्रिजर्व रखेंगे और उसको ऐसा इलियोस्टोमी बाहर निकाल देंगे राइट इलियाक फोसा में। और जहाँ से इलियम हमने कट किया है तो उसके बाद जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो बॉडी में बचे उसको हम एनास्टोमोसिस कर देंगे और जो हम कंडुइट बना रहे हैं उसका एक एंड बॉडी के बाहर ऐसा इलियोस्टोमी और एक एंड को क्लोज करके वहाँ पे हम यूरेटर डाल देंगे। तो ये होता है कंटिनेंट इलियल कंडुइट। उसके बाद आता है यूरेटर और सिग्मोइडोस्टोमी। यूरेटर को सिग्मोइड में डाल देंगे। इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट यूरेटर इम्प्लांटेड इन द सिग्मोइड कॉलन, राइट यूरेटर इम्प्लांटेड इन द अपर रेक्टम और रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन, बराबर। ये ऐसे डालते हैं। लेफ्ट यूरेटर जो है वो उसको सिग्मोइड कॉलन में डाल देंगे, राइट यूरेटर को अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम, बराबर, जो रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन होता है वो, या फिर अपर रेक्टम, यहाँ पे हम उसको जॉइन कर देंगे। तो ये होता है यूरिनरी डाइवर्जन। एक अलग से फिर से टॉपिक आएगा, उसमें मैं तुमको यूरिनरी डाइवर्जन, इलियल कंडुइट क्या है और यूरेटर सिग्मोइडोस्टोमी क्या है वो डिटेल में तुमको समझा दूंगा। अभी तुम सिर्फ नाम याद रख लो, इलियल कंडुइट, कंटिनेंट इलियल कंडुइट एंड यूरेटर सिग्मोइडोस्टोमी। क्योंकि ब्लेडर तो निकाल दिया है पूरा, तो यूरेटर को कहीं पे तो उसका करना पड़ेगा ना। तो ये होता है यूरेटर सिग्मोइडोस्टोमी। पोस्ट ऑपरेटिव कीमो रेडियोथेरेपी में हम देंगे उसको इंट्रावेसिकल कीमोथेरेपी इन केस ऑफ पार्शियल सिस्टेक्टमी। सिस्टमिक कीमोथेरेपी देंगे सिस्प्लेटिन, मिटोमाइसिन, विनब्लास्टिन। तुमको सिर्फ दवा के नाम याद रखने हैं, ठीक है। सिस्प्लेटिन बेस्ड नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी इम्प्रूव द सर्वाइवल। अगर पेशेंट स्टेज 3 में, स्टेज 4 में है तो ओटी करने से पहले उसको हम नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे बेस्ड ऑन सिस्प्लेटिन। उससे क्या होगा, सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, वो जो हमारा ट्यूमर है वो थोड़ा फ्री होता है। एक एमवेक रेजिम आता है जिसमें आता है मेथोट्रेक्सेट, विनब्लास्टिन, एड्रियामाइसिन एंड सिस्प्लेटिन। ये रेजिमेंट देंगे कीमोथेरेपी में, नाम याद रखना है। बाकी इसके मैकेनिज्म एक्शन बाकी कोई उसमें मत पढ़ना, ये नाम याद रख लो कि क्या क्या ड्रग्स हम देते हैं कीमो रेडियोथेरेपी में, ठीक है। अब ओटी के बाद उसका प्रोग्नोसिस एंड सर्वाइवल कैसे डिसाइड होता है, तो टाइप ऑफ द मैलिग्नेंसी, डिफ्रेंशिएशन, स्टेज कौन सा है, लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, इन्वेजिव है कि नॉन इन्वेजिव है, मल्टीपल है कि सिंगल है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए हैं कि नहीं, और पेल्विकल इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। तो उसमें अगर ये सब बेस पे उसका प्रोग्नोसिस एंड सर्वाइवल डिसाइड होता है। तो ये प्रोग्नोस्टिक एंड सर्वाइवल के फीचर्स पॉइंट्स है कि इतना जो पॉइंट है ये सारे बताए मैंने। टाइप्स कौन सा है और मैलिग्नेंसी का, डिफ्रेंशिएट है कि नहीं, मतलब अनडिफ्रेंशिएट है कि डिफ्रेंशिएटेड है, स्टेज कौन सा है, स्टेज ज़्यादा होगा तो प्रोग्नोसिस पुअर होगा, लोकेशन अगर फंडस में है तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, इन्वेजिव होगा, अगर नॉन इन्वेजिव है तो प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, सिंगल है तो अच्छा प्रोग्नोसिस होगा, लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं हुए हैं तो अच्छा प्रोग्नोसिस है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो गया है, पेल्विकल इन्वॉल्व भी हो गया है तो उसका प्रोग्नोसिस ख़राब होगा। तो ये उसके प्रोग्नोसिस के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये है ब्लेडर मैलिग्नेंसी, ठीक है। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो अच्छे से ध्यान दे के एक बार पढ़ लेना, एक बार बुक में से भी देख लेना, एनाटॉमी एक बार देख लेना, ठीक है। तुमको याद रखने हैं स्टेजिंग, उसके बाद उसके पैथोलॉजिकल टाइप्स है वो, थोड़ी बहुत पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सुपरफिशियल होंगे तो कंजर्वेटिव देंगे, अगर डीप होंगे तो सर्जरी करेंगे। सर्जरी के इंडिकेशन क्या है वो तुमको याद रखना है कि अगर मल्टीपल है, सेसाइल है, रिकरेंट है तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी। एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या फिर पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा।
ये सब केस में सर्जरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो ये बड़ा सा टॉपिक है यूरिनरी ब्लैडर का, अच्छे से पढ़ लेना। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर देना या फिर कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।